नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर कुंभ में आए महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत हो गई है। महाकुंभ में कोविड से संत की मौत की खबर सामने आ रही है और ये पहला मामला है। महामंडलेश्वर कपिल देवी का इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वहीं सूत्रों की माने तो महामंडलेश्वर 4-5 दिन महाकुंभ में रहे थे। महामंडलेश्वर मध्य प्रदेश से कुंभ में शामिल होने आए थे। बता दें कि महाकुंभ में अभी तक 15 से ज्यादा साधु संत कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। एमपी से कुंभ में आए महामंडलेश्वर की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देहरादून से खबर आई है, जहां कुंभ में आए महामंडलेश्वर की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। महाकुंभ में कोविड से संत की मौत का ये पहला मामला है। महामंडलेश्वर कपिल देवी का इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वहीं सूत्रों की माने तो महामंडलेश्वर 4-5 दिन तक महाकुंभ में रहे थे। तबीयत खराब होने के बाद देहरादून में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, निजी अस्पताल में, और वहीं इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महामंडलेश्वर मध्य प्रदेश से कुंभ में शामिल होने के लिए आए थे और इसी दौरान वो संक्रमित हुए हैं। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, ये बड़ी खबर है महाकुंभ से, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि जो साधु संत हैं, जो अखाड़े हैं, बड़े पैमाने पर इनमें संत कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं और अभी तक करीब 20 के आसपास संत कोविड पॉजिटिव भी हुए हैं। लेकिन पहली बार ये बात सामने आई है कि कोरोना पॉजिटिव एक संत की, और वो भी महामंडलेश्वर की, मौत भी हो चुकी है। उनको देहरादून के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और करीब 2 दिन पहले ही उनकी मौत हुई है। इस बात को लेकर अब हड़कंप की स्थिति पूरे उत्तराखंड में हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार कोविड के केस सामने आ रहे हैं। कल आपने देखा कि पिछले 24 घंटे में 2000 के आसपास कोविड पॉजिटिव केस आए, 13 लोगों की डेथ हुई। हॉस्पिटल्स की स्थिति यह है कि अब बेड खाली मिलना मुश्किल हो गया है, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। लोग दर दर भटकने की स्थिति में अब पहुंच गए हैं कोविड संक्रमण के चलते। जी ठीक है सुनील, ये बड़ी जानकारी आप साझा कर रहे हैं कि उनको कोविड संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और वहीं पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से केसेस हरिद्वार कुंभ से भी निकल कर आ रहे हैं सुनील, क्या आगे सरकार की योजना है? क्या कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं कि वहाँ पर जो संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, उसको लेकर कोई कदम उठाया जाए, या फिर संक्रमण के प्रचार प्रसार को लेकर, उसको कम करने को लेकर कोई और प्रभावी कदम उठाया जा सकता है क्या? देखिए अमित, शासन के स्तर पर लगातार इस बात की अपील तो की जा रही है कि जो श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंच रहे हैं वो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइज करते हुए आए, मास्क पहनकर आए, और यहां तक कि बॉर्डर पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगे जाने की भी बात हो रही है, ये हमने देखा भी। लेकिन जिस तरह से कोविड संक्रमण के मामले अकेले हरिद्वार से आ रहे हैं, देहरादून के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है वो हरिद्वार बना हुआ है। 525 केस पिछले 24 घंटे में हरिद्वार से आए, और चिंताजनक बात यह है कि अखाड़ों से साधु संत कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि इन साधु संतों से तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु जो देश भर से हरिद्वार महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, वो साधु संतों के पास भी जाते हैं। उनके बहुतेरे अनुयायी भी होते हैं। उन साधु संतों का पॉजिटिव निकलना, क्योंकि एक सामूहिक रूप से स्नान भी हो रहा है अलग अलग अखाड़ों का, तो ये आशंका इस बात की प्रबल हो जाती है कि बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। जो श्रद्धालु उनके संपर्क में आए, उनके कॉन्टेक्ट में आए, उन पर भी ये खतरा लगातार मंडरा सकता है। हालांकि राज्य सरकार का महामंडलेश्वर के संपर्क में भी कई लोग आए होंगे सुनील, जब वो 5 दिन तक महाकुंभ में रहे, क्या उन लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है? उनके बारे में भी अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि वो किन किन लोगों के संपर्क में आए? देखिए अमित, इस मामले में अगर मैं कहूँ तो एक गंभीर लापरवाही भी है ये, क्योंकि न्यूज़ 18 अपने व्यूअर्स को ये पहली बार ये जानकारी दे रहा है, तमाम लोगों को के संज्ञान में पहली बार ये बात आ रही है कि हरिद्वार महाकुंभ में जो महामंडलेश्वर वहाँ पर पहुँचे थे कपिल देव, उनकी कोविड संक्रमण के चलते मौत हो गई है। वो देहरादून के एक निजी हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया था। हमने देखा, आज जब मैं उस हॉस्पिटल में मौजूद था जहाँ से ये जानकारी हमको मिली, रिकॉर्ड हमने देखा, तो उनके अनुयायी भी, उनके जो
चेले थे, साधु संत, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। मध्य प्रदेश के वो लोग रहने वाले थे। तो आप लगा सकते हैं कि अगर एक महामंडलेश्वर की मृत्यु हो गई तो उनके जो साथ के लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसका मतलब नहीं हुई, क्योंकि अगर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती तो वो क्वारंटीन होते, आइसोलेट किए जा चुके होते, लेकिन वो हॉस्पिटल में तब भी घूम रहे थे। मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो हॉस्पिटल से मूव कर गए। लेकिन अपने आप में कहीं ना कहीं अमित, बड़ी लापरवाही है, खास बड़ी लापरवाही और चिंता का विषय है। सुनील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर मंगलौर से, जहां पर विधायक काजी निजामुद्दीन भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोविड पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इससे पहले मंत्री गणेश जोशी और विधायक सहदेव पुंडीर भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वो पॉजिटिव आए हैं और पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को कोरोना के 1953 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 13 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें से 12 अकेले देहरादून से हैं तो एक मरीज हरिद्वार से है। देहरादून में नए केस का रिकॉर्ड बन चुका है। यहां 796 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुंभ नगरी हरिद्वार में 525 नए केस आए हैं। नैनीताल में 205, उधम सिंह नगर में 118, अल्मोड़ा में 92, टिहरी में 78 और पौड़ी में 79 नए केस आए हैं। इनके अलावा चंपावत में 28 नए मामले सामने आए हैं। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 6 नए केस मिले हैं, जबकि चमोली और उत्तरकाशी में 8 केस निकले हैं। वहीं पिथौरागढ़ में सबसे कम 4 केस मिले हैं और इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं कोविड के कुल मरीजों की संख्या भी 1,14,000 के पार पहुंच गई है। महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सरकार ने कुंभ में जांच को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 50,000 रोजाना टेस्ट से छूट की मांग की है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है। सरकार का कहना है कि उनकी क्षमता 25,000 टेस्ट करने की ही है और RT-PCR टेस्ट तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने में कुछ दिन लग जाते हैं। इसलिए राज्य सरकार को छूट दी जाए। आपको बता दें कि 31 मार्च को हाईकोर्ट ने कुंभ में रोजाना 50,000 टेस्ट का आदेश दिया था। और अब खबर रुड़की से है, जहां पर IIT रुड़की के क्वारंटीन सेंटर में एमटेक के छात्र की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। मृतक छात्र चंडीगढ़ का रहने वाला था। हालांकि छात्र की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद उसे क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन सेंटर में ही उसकी मौत हो गई। और अब खबर कोटद्वार से, जहां पर 4 साल की बच्ची को निवाला बनाने वाले गुलदार को पकड़ लिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। लंबे समय से इलाके में गुलदार की दहशत कायम थी। वहीं गुलदारों के हमले और बढ़ती संख्या को लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में गुलदारों की गणना की प्लानिंग की जा रही है, जिससे गुलदारों की संख्या का पता लगाया जा सके, जिसके बाद आगे की योजना तैयार की जाएगी। जा रही है कि इनकी गणना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही ये अंदाज़ा लगेगा कि अगर ये संख्या से अधिक हो गए हैं तो जो पूरा उससे हम फिर इनको उसके लिए क्या निर्णय किया जाए, इनको कहीं शिफ्ट करने की बात हो तो इनको शिफ्ट किया जाए। और एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर नथुवाला में एक कॉलोनी में गुलदार घुस गया और नहर के अंदर बने स्लैब में दुबक कर बैठ गया। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नथुवाला से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गुलदार का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नहर ये काफ़ी छोटी है, जिसमें थोड़ा रेस्क्यू करने में थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड नहर है, अंदर जा नहीं सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट में इसको सर्च करते हुए सुरक्षित निकाला जा सके। उत्तराखंड में आग से कई जंगल खाक हो गए हैं, वहीं कई जंगल आग की चपेट में हैं। वन विभाग के आंकड़ों पर अगर सवाल उठने के बाद ये बात सामने आई है कि कई आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। कल तक लीसा के 30,000 से ज्यादा पेड़ों के नुकसान की बात कही जा रही थी और 12,000 सामान्य पेड़ों के नुकसान का आंकड़ा दिया जा रहा था। वहीं अब वेबसाइट से इन आंकड़ों को हटा लिया गया है और अब लीसा के पेड़ों के नुकसान को 0 बताया जा रहा है और जले पेड़ों की संख्या भी घटाकर 9,000 कर दी गई है। और बुलेटिन में बात करते हैं सल्ट उपचुनाव की। सल्ट उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लिए सीएम तीरथ और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत प्रचार करने में जुटे हैं। सल्ट उपचुनाव में बीजेपी के महेश जीना और कांग्रेस की गंगा पंचौली के बीच मुकाबला है।
सल्ट में शनिवार को मतदान होना है। बता दें कि कोरोना से ठीक होने के बाद हरीश रावत सल्ट में प्रचार कर रहे हैं। वहीं सीएम भी कोरोना से जंग जीतकर अब प्रचार करने में जुट चुके हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। हर हर शंभु जय जय शंभु, शंख बजे घड़ियाल बजे। भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं। नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू में सख्ती बरती जाएगी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। तो नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। 2000 से ज्यादा केस वाले जिलों में अब सख्ती बरती जाएगी। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में भी और अधिक सख्ती होगी। नोएडा और गाजियाबाद में भी समय बदल दिया गया है। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बड़ा बदलाव हुआ है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। ऐसे जिले जहां पर 2000 से ज्यादा केस हैं वहां पर और अधिक सख्ती बरती जाएगी। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जानकारी महत्वपूर्ण ये है कि अब कर्फ्यू की सख्ती को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज ये फैसला किया गया है कि वो 10 जिले जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, ये वो जिले जो हमेशा से संवेदनशील रहे हैं फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव तक। और इस बार ये भी ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि ये वो 10 से 12 जिले ऐसे थे जहां पर सबसे पहले नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई। और अब नाइट कर्फ्यू के बाद अब इसकी सख्ती को बढ़ाने के उद्देश्य से नई टाइमिंग्स जो है अब उसका ऐलान किया गया है। हालांकि पहले जो टाइमिंग्स थी वो ये थी कि रात में 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। लेकिन अब इस नाइट कर्फ्यू की सख्ती को बढ़ाते हुए 1 घंटे पहले से इसकी शुरुआत कर दी गई है। यानी कि रात में 8 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा रहेगी। नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और इस सख्ती के दौरान आपको मास्क और सैनिटाइजर के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो भी उस केस में जब आप एसेंशियल सर्विसेज की वजह से घर से बाहर निकले हैं। बाकी लोगों पर ये नियम लागू नहीं होगा, उन्हें घर पर ही रहना होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ा निर्देश दिया गया है, खासतौर पे उन संवेदनशील जिलों के लिए जहां पर पर डे 2000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अमित। अनामिका, अभी फिलहाल 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। क्या आने वाले दिनों में ये संख्या भी बढ़ सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि और जिलों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए अगर केस बढ़ते हैं तो? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज सुबह कोविड को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी उन्होंने आज भी वर्चुअल मीटिंग की है कोविड के केसेस को देखते हुए। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 10 जिले संवेदनशील जिले हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं या बाकी जिले इसकी चपेट में आते हैं या वहां कोविड की संख्या बढ़ती है तो उसको देख करके सरकार की ओर से बड़े और कड़े डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल प्राइमरी स्टेज पर 10 वो जिले संवेदनशील थे जहां पर बैठ के निर्णय करेंगे कि परीक्षा को हमको कराना है या हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना है। इसका निर्णय मई के प्रथम सप्ताह में हम लोग अपने अधिकारियों के साथ में और माननीय मुख्यमंत्री जी। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, एक के बाद एक सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं। पहले हाई स्कूल इंटर की परीक्षा को लेकर बड़ी बात सामने आई। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि नाइट कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है। 1 घंटे पहले से प्रभावी होगा और 1 घंटे बाद तक होगा। हमने देखा था पिछले वर्ष जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर केसेस बढ़ रहे थे वहां पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही थी, बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही थी। इस बार उस तरह की तस्वीर नहीं दिखी। अनामिका, क्या माना जाए कि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है और फैसले लिए जा रहे हैं और अधिक सख्ती हमें अगले 1-2 दिनों में देखने को मिल सकती है?
और देखिए जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, स्थिति भयावह हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री बैक टू बैक रोज बड़े फैसले कर रहे हैं। आज यूपी बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर कितना बड़ा फैसला किया गया। इसके बाद ये भी कहा गया कि जहां पे नाइट कर्फ्यू लग रहा है वहां पे सख्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में ये भी कहा गया है कि अब जिलों में, जनपदों में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती बढ़ रही है, नाइट कर्फ्यू की घोषणा हो रही है, दिल्ली में जो हालात है उसको देखते हुए दिल्ली, इसके अलावा अलग अलग राज्यों से एक बार फिर से मजदूर अपने घरों के लिए चल पड़े हैं। ऐसे में उनके आने से केसेस और भी ना बढ़े, संक्रमण का जो खतरा है वो और भी ना बढ़े, इसको देखते हुए अलग अलग जनपदों में क्वारंटीन सेंटर बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दे दिए हैं। और ये कहा गया है कि जो लोग बाहर से यूपी वापस लौट रहे हैं या अलग अलग जिलों में वापस लौट रहे हैं, उन्हें पहले क्वारंटीन के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं सरकार की ओर से, उसको फॉलो करना होगा। तो सख्ती दिन पर दिन, डे वाइज हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है और प्रयास ये है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।